Knowledge Zone. It's all about getting knowledge. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पहले की तरह आपके लिए एक रैंडमली टॉपिक लाए हैं जो कि 9th के कोर्स से ज़्यादा रिलेटेड है, जिसका नाम है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। यानी इस टॉपिक का मतलब ये है कि जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं, सेल रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सेल के अंदर जाना और बाहर आना। हम इसमें अब ये सारा प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये अंदर जाते हैं, किस प्रोसेस से ये अंदर जाते हैं। तो टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम पे पहुंच जाएं। हाँ जी, वेलकम बैक। टॉपिक की इंट्रोडक्शन तो हो गई है, चले अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो सेल मेम्ब्रेन हर कोई जानता है, लेकिन चले थोड़ा रिवाइंड करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या होता है कि ये इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो सेल के लिए रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाते हैं, और जो फिर वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से होते हैं, वो सेल से बाहर आ सकते हैं। जो सेलेक्टेड अंदर जाते हैं और सेलेक्टेड फिर बाहर आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये जब सेल मेम्ब्रेन जब सेमी परमिएबल हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल इन एंड आउट मूवमेंट करेगा। मतलब सेल के जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं और जो मॉलिक्यूल सेल से बाहर आते हैं, तो उनकी कंट्रोल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास है। तो यहाँ पर जब कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे जो सेल रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल हैं, और कुछ मॉलिक्यूल सेल के बाहर आएंगे फिर, जैसा कि यहाँ सेल के बाहर आते हैं और सेल के अंदर आते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम आप जानते होंगे। तो जो जितने मॉलिक्यूल बाहर आते हैं उतने मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है? यही सेल मेम्ब्रेन है जो इक्विलिब्रियम क्या करता है, मेंटेन करता है यहाँ पर। तो अभी जो इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं और जो मॉलिक्यूल बाहर आते हैं, तो ये इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं। जो एक डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। इसमें और भी सारे बहुत है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो अभी हम ये वो भी करेंगे। और दूसरे जो है एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस। ये सारे प्रोसेस जो है इन एंड आउटसाइड ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल एंड इनटू द सेल, ये सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कि ये क्या होते हैं। तो अब हम ज़रा ये जानते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है। तो जैसा को आपको पता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। डिफ्यूजन जो है ये बहुत रैंडम मोमेंट है। रैंडम मोमेंट किस चीज़ की है? तो वो उन मॉलिक्यूल्स की हैं जो सेल के अंदर जाते हैं और सेल के बाहर जाते हैं, उनकी रैंडम मोशन है ये। अब ये मूवमेंट कहाँ पर होगी? तो ये हायर कंसंट्रेशन रीजन से होगी लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक। मतलब जहाँ पर एक सब्सटेंस है, यहाँ पर कुछ है, और जहाँ से वो कहाँ से जाएगा? तो वहाँ से जाएगा जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हाई हो। तो जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन हाई हो तो वो वहाँ से जाएगा। कहाँ जाएगा? जहाँ पर कंसंट्रेशन लो हो। तो मतलब द मॉलिक्यूल विल गो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्यूरिंग डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, आगे समझ। ड्यूरिंग डिफ्यूजन जो है यहाँ पर मैंने लेके नो नीड ऑफ एनर्जी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि डिफ्यूजन के वक्त पर एनर्जी क्यों ज़रूरी नहीं होती? तो आप तो ऐसे अब जवाब नहीं दे सकते। खैर, मैं ही दे देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ये हायर कंसंट्रेशन से हैं लोअर कंसंट्रेशन तक। मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। ये क्या है? फ़र्ज़ करें ये एक वाटर टैंकर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये मैंने एक नलका यहाँ पर लगाया हुआ है, पानी का नलका है, चलें ठीक है। अब यहाँ पर ये पाइप्स आए हैं, यहाँ से क्या आए हैं, ये पाइप्स आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है। यह पानी यहाँ से आता है, हम ये नलका यहाँ पर ऑन करते हैं तो ये पानी सारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या इस
पानी को ऊपर से नीचे आने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी? नहीं, इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पर वाटर टैंकर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो वो हायर कंसंट्रेशन से यहाँ लोअर कंसंट्रेशन तक आता है वो पानी, तो इसीलिए इसके लिए एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिफ्यूजन में भी ऐसा होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होती है, तो उसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और इसीलिए डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट उसी चीज़ को कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विच डजंट नीड एनी एनर्जी। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हाँ जी, दूसरी बात क्या है कि मैंने लिखा है कि ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज़ सच एज H2O, CO2, NO2। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये जो है साइज़ में छोटे हैं, और सेल मेम्ब्रेन से वही चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं जिनकी साइज़ जो है वो कम हो, तो इसी वजह से ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने लिखे दूसरे पॉइंट में कि ग्लूकोज CO2, NO2 डिफ्यूज़ ईजीली। अब ये क्यों आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं? वही पुरानी बात है कि ये साइज़ में छोटे हैं, इसी वजह से ये आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन उन चीज़ों की मुमकिन है जिनकी साइज़ क्या हो? कम हो। जो साइज़ में छोटे हो वही चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती है आसानी से ईजिली। अब मैंने नीचे स्टेप में लिखा है ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन हो जाती हैं तो फिर बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो हमें पता है कि जब रिस्पायरेशन होती है तो वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करती है, तो फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो वो हमें क्या देता है? ग्लूकोज ही देता है एज ए एनर्जी एजेंट, वो हमें एनर्जी देता है। तो इसी वजह से ग्लूकोज जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको एक और बार बताऊं, जब ग्लूकोज की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो इसी वजह से ये इनर स्पेसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से इनर स्पेसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विली हैं वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ तक? इनर स्पेसेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो जब ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो कहाँ तक जाते हैं? विली तक जाते हैं। तो विली तक क्यों जाते हैं? ताकि ये ग्लाइकोजन के शेप में लिवर में स्टोर हो जाए, मतलब एज ए ग्लाइकोजन की शेप में ये लिवर में स्टोर हो जाए। तो द बॉडी को फिर ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे वो दोबारा ग्लूकोज बन जाएगी और वो हम बॉडी में एज ए एनर्जी एजेंट इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में इतना फ़र्क नहीं है, ये एक जैसी हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूल समटाइम कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू सेल मेम्ब्रेन। बाज़ औक़ात कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं होते, ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। तो उसमें सबसे मेन वजह ये है कि ड्यू टू साइज़ और चार्ज, कभी कभी उसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकती, या कभी कभी उन पे ऐसा चार्ज आ जाता है कि वो जब डिफ्यूज़ होते हैं तो अगर सेल के अंदर जाते हैं तो उन पे ऐसा चार्ज होता है कि वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो अंदर एलो नहीं होते कि वो जाएँ अंदर। इसी वजह से वो अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए वो अंदर डिफ्यूज़ नहीं हो सकते सेल के। तो उसके लिए फिर सेल मेम्ब्रेन में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, मतलब वो एक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं किस्म के। किस चीज़ के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की जो साइज़ की या चार्ज की वजह से अंदर नहीं जा सकते और उनकी अंदर ज़रूरत होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है, ट्रांसपोर्टर्स जो है, ये उसकी इनसाइड या आउटसाइड मूवमेंट में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो इस नेम पे आते हैं कि इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल ने यहाँ उन मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट किया। किस चीज़ से फैसिलिटेट किया? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से फैसिलिटेट किया, और इन्हीं प्रोटीन की वजह से उनकी डिफ्यूजन हो गई। तो मतलब ये मॉलिक्यूल जो है वो फैसिलिटेट हो गए ना, फैसिलिटेट हो गई और डिफ्यूजन हो गई, तो इसी वजह से इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। अब इस डायग्राम को गौर करें तो यहाँ पर मैंने 2 किस्म के डिफ्यूजन लिखे हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो सिंपल डिफ्यूजन में आप देखिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये ईजीली
डिफ्यूज़ हो गए हैं सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो गए हैं, चूँकि ये कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर डिफ्यूज़ हो गए हैं, लेकिन इसके साथ इनमें कुछ 2 एजेंट इन्वॉल्व है। ये एजेंट्स क्या है? ये वही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसी शक्ल में यहाँ पर होते हैं। इनकी मदद के लिए ये जब यहाँ पर आते हैं तो ये तो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड डिफरेंट चार्जेस। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये इनको हेल्प देते हैं कहाँ कि ये सेल मेम्ब्रेन के उस पार जाकर डिफ्यूज़ हो जाए। तो इसी वजह से इसको फिर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं कि जैसा मैंने आपको समझाया कि सेल मेम्ब्रेन जो है इन मॉलिक्यूल्स को इन प्रोटीन्स से फैसिलिटेट कर देते हैं, इसी वजह से दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की आ गई होगी समझ। इसके बाद ऑस्मोसिस और ये चीज़ों के लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो इसी वजह से आज ये इतना ही डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि समझ आ गई है, नहीं आई तो हम कोशिश करेंगे इससे बेहतर समझाएं आपको। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।